शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। फसलों में प्लास्टिक मल्चिंग का प्रयोग और इसके फायदे। किसान अधिक बाजार भाव लेने के लिए करें अपने उत्पादन की वैल्यू एडिशन। किसान भाइयों, फसलों के सफल उत्पादन में कई बाधाएं आती हैं। इनमें से एक है खपतवारों की समस्या। ये खपतवार फसलों की बढ़वार को तो बाधित करते ही हैं, साथ ही उपज में गिरावट का भी कारण होते हैं। किसान अक्सर इनके नियंत्रण के लिए विभिन्न उपायों को अपनाते हैं, जिससे खेती की लागत बढ़ जाती है। अगर किसान फसलों में मल्चिंग का प्रयोग करें तो इस प्रकार की समस्या से बच सकते हैं। तो चलिए मल्चिंग के प्रयोग विधि और इसके लाभ के बारे में जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ममता कुशवाहा से। उद्यानिक फसलों में मल्च का क्या महत्व है? मल्च है क्या, पहले इसको समझने का प्रयास करें। मल्च, इसको हिंदी में हम लोग पलवार कहते हैं। पलवार मतलब होता है कि ज़मीन को ढकना। कोई ज़रूरी नहीं है कि पलवार में प्लास्टिक मल्च ही हो। जैसे हमारे किसान के पास सागवान का पत्ता है, पुआल से ढक सकते हैं। और जहाँ तक प्लास्टिक मल्च की बात हमारे किसान भाई करते हैं, तो प्लास्टिक मल्च में हमारे किसान ऐसे प्लास्टिक का उपयोग करें जो नीचे से काला हो, ऊपर से सिल्वर हो, उसके कोई मल्च लगाते हैं। लगाने का तरीका क्या होता है मल्च को? तो सबसे पहले इसके लिए ज़मीन की तैयारी की जाती है। ज़मीन की तैयारी करके किसान हमारे बेड बनाते हैं। अगर उनको मिर्च लगाना है तो मिर्च की दूरी कितनी देनी है, ये इन सब चीज़ों को पहले वो निर्णय ले लें कि किस प्रकार से हमको पौधा को लगाना है। किसान भाइयों, अगर आपको मल्चिंग विधि से खेत में सब्जी लगानी है तो सबसे पहले खेत की अच्छी तरह ट्रैक्टर से जुताई कर लें। इसके बाद गोबर की खाद को मिट्टी में अच्छे से मिला दें। अब खेत में उठी हुई मेड़ यानी बेड बना लें। इसके बाद ड्रिप सिंचाई की पाइपलाइन को बिछा दें। प्लास्टिक मल्च को अच्छी तरह बिछाकर दोनों किनारों को मिट्टी की परत से अच्छी तरह से दबा दें। मल्चिंग फिल्म में पाइप से पौधों को कितनी दूरी पर लगाना है, फसल पर निर्भरता करता है। किस प्रकार का पलवार का चयन करना चाहिए हमारे किसानों को? तो वो काला पलवार का जो सतह के अंदर जाएगा, जो सतह के अंदर जाने वाला हिस्सा होना चाहिए वो काला होना चाहिए। और जो सतह के ऊपर, उसको सिल्वर की तरह, सिल्वर कलर का रंग का लेना चाहिए। सूर्य की किरणें उस पर गिरती हैं तो वो परावर्तित होकर के पुनः उन्हीं पौधों पर पड़ता है। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो ज़्यादा अच्छे से होता है, उत्पादन ज़्यादा अच्छे से प्राप्त होता है, ज़्यादा प्राप्त होता है। अलग अलग फसलों में अलग अलग प्रकार की माइक्रोन मल्च शीट का उपयोग किया जाता है। जैसे सब्जी वर्गीय फसलों के लिए 25 माइक्रोन, 2 वर्षीय फसलों जैसे केला पपीता के लिए 50 माइक्रोन और बहुवर्षीय फसलों के लिए 100 माइक्रोन का उपयोग किया जाता है, जिसकी कीमत भी अलग अलग होती है। और इससे आपको फायदा क्या है, इसको भी आप जानें कि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा पटवन नहीं करते हैं आप, पटवन का आप सुधार हो जाता है। ज़्यादातर लोग ड्रिप का ही उपयोग करते हैं, टपक सिंचाई के द्वारा ही सिंचाई करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप उर्वरक भी देते हैं साथ में, साथ साथ टपक सिंचाई से जो आपने भूमि की तैयारी की थी उसमें मिट्टी बहुत बैठता नहीं है, मिट्टी हमेशा हल्का रहता है, जिसके लिए आपको कोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। कई लागत आप देखेंगे कि लागत के लिए जैसे आपको निकाई गुड़ाई की का जो खर्च है वो बच जाता है, आपका लगातार जो पटवन का खर्च होता है वो बच जाता है। प्लास्टिक मल्चिंग विधि से खेती करने के लाभ की बात करें तो मल्चिंग से मिट्टी में नमी बनी रहती है, क्योंकि मिट्टी से पानी का वाष्पोत्सर्जन बहुत कम हो जाता है।
पौधों की अच्छी वृद्धि और विकास के लिए अनुकूल वातावरण मिल जाता है। साथ ही मल्चिंग मिट्टी के कटाव से सुरक्षा देती है और फसलों के बीच उग रहे खरपतवार का विकास नहीं होने देती, जिससे पौधे लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। मल्चिंग भूमि को कठोर होने से बचाती है, जिससे पौधों की जड़ों का विकास अच्छी तरह से होता है। लंबे समय तक बारिश न होने की दशा में मल्च आपके गार्डन या लैंड स्पेस को होने वाली हानि से भी बचाता है। ये मिट्टी के ऊपर सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जो ज्यादा गर्मी में मिट्टी को ठंडा रखता है और ये पौधों की जड़ों के लिए बहुत आरामदायक स्थिति प्रदान करता है। पलवार लगाने से क्या फ़ायदा ये हुआ आपको कि ये सब तो पौधों को फ़ायदा हो रहा है। दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि अनावश्यक कीड़ा मकोड़ा का आक्रमण आपके बैगन, मिर्च या कोई भी उद्यानिक फसल लगा रहे हैं, पपीता में मल्चिंग कर देते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों की अनावश्यक जो आप खर्च कर रहे थे उस खर्च से आप बच जाते हैं। जी, ये जो आपने बचत में 25% बचत किया है, उत्पादन में कहीं ना कहीं 8 से 10% उत्पादन में वृद्धि आती है किसी भी उद्यानिक फसल की बात करें तो। दूसरा फ़ायदा है कि अगर एक ज़मीन में मल्च आपने लगा दिया है और अगर उससे सुरक्षित रख पाते हैं तो आप इसको अगले फसल में भी उपयोग कर सकते हैं। उसे पुनः हटाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे बैगन का फसल ख़त्म हो गया है तो आप बैगन को हटा दीजिए, उसकी जगह पर भिंडी लगा दीजिए, उसकी जगह पर जो आपके लिए फसल उपलब्ध है, बिचड़ा उपलब्ध है, आप उसको लगा सकते हैं। इसमें हमारे किसान भाइयों का प्रबंधन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा कि वो किस प्रकार का मल्च उपयोग करना चाहते हैं। कृषि से उत्पादित मल्च का उपयोग करना चाहते हैं कि वो प्लास्टिक मल्च उपयोग करना चाहते हैं। लेकिन उपयोग करने से पहले किसान भाइयों को इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी ले लेनी चाहिए। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जितने भी किसान भाई मेरे को सुन रहे हैं, एक चीज़ को समझ लें कि खेतीबाड़ी को अगर खेती व्यापार का दर्जा देना है, खेतीबाड़ी को अगर समझ के सैद्धांतिक खेतीबाड़ी करनी है तो मुनाफे में इजाफा तो होएगा ही होगा। किसानों को अपनी उपज के लिए पर्याप्त भंडारण और माल गोदाम संबंधी सुविधाएं न मिल पाने के कारण उन्हें अक्सर भारी नुकसान उठाना पड़ता है, जिस वजह से वे अक्सर अपनी उपज को औने पौने दामों में बेचने के लिए विवश हो जाते हैं। और ये समस्या पूरे देश भर में देखी जा रही है, जिससे सभी कृषि उत्पाद प्रभावित होते हैं। जो भी जिन्स हम पैदा करते हैं, जो भी उत्पाद उस जिन्स से बना के अगर हम खुद मंडीकरण करेंगे, खुद खपतकार के साथ जुड़ेंगे, तो ये मान के चलो कि एक तो आपके पास खपतकार का आधार हो जाएगा, मिडलमैन एलिमिनेट हो जाएगा और आप एक अपनी क्षमता बना पाएंगे कि जो भी आप पैदा कर रहे हो, चाहे वो शहद है, चाहे वो खुम्बे हैं, चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे वो फल का उत्पाद है, उस उत्पादन से आप उत्पाद तैयार कर पाओगे। जैम, जेली, स्क्वैश, अचार, मुरब्बे बना पाओगे। जब आप ये प्रोडक्ट्स बना लोगे तो आपके पास एक समा हो जाएगा, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। रॉ हनी और रॉ मशरूम और रॉ सब्जियां और फल है, इसकी शेल्फ लाइफ कम होती है। जब इसको प्रोसेस कर लेते हैं तो शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, समय का प्रेशर नहीं रहता, आपके पास मंडीकरण के लिए काफ़ी समय हो जाता है। तो उस समय का सही उपयोग आप करो। 6 महीने की जो आमदन है उसको आप महीने की आमदन में बदल सकते हो, हफ्ते की आमदन में बदल सकते हो, रोज की आमदन में बदल सकते हो। इसके अलावा मैं एक मैसेज और देना चाहता हूँ कि पैकेजिंग और लेबलिंग में बहुत काम करने की ज़रूरत है। कि अगर कोई सेब बेच रहा है तो पेटी में सेब बंद करके बेच रहा है, पर उसका लेबल नहीं कर रहा, उसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं कर रहा। अगर कोई जैम बेच रहा है, उसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं है, लेबलिंग अच्छी नहीं है, ब्रांड नेम रिकॉल नहीं हो पाता। बहुत प्रोग्रेसिव फार्मर्स है, बहुत एग्रीप्रेन्योर्स है जिन्होंने इस विषय पे काम किया है। उन्होंने ब्रांड नेम रजिस्टर कराया, उन्होंने लेबलिंग किया, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अडॉप्ट किया, उन्होंने पैकेजिंग में बहुत महारत हासिल की है। उससे मुनाफे में इजाफा होता है और बहुत तरह के खपतकारों के झुंड जो है ना, उस इंसान के साथ, उस ब्रांड के साथ जुड़ जाते हैं। इस चीज़ की ज़रूरत है, खास करके खेतीबाड़ी में, गांव लेवल पे इस चीज़ की ज़रूरत है। मार्केटिंग के क्षेत्र में जैसे हमको प्रोडक्ट को डेवलप करना पड़ेगा, हर एक प्रोडक्ट की कीमत निर्धारित करने का सिद्धांत सीखना पड़ेगा कि बगैर कीमत के कोई वस्तु मार्केट में नहीं बिकती। अगर बिकती है तो वो खपतकार के मन में डाउट पैदा करती है। उस डाउट को हटाने के लिए हमको हर एक प्रोडक्ट का प्राइस तय करना पड़ेगा। प्रचार और प्रसार के माध्यम
चूज़ करने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे, ढूंढ के उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जो प्रोडक्ट हमने बनाई है या जो प्रोड्यूस हम पैदा कर रहे हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हमको अडॉप्ट करने पड़ेंगे। खपतकार तक कैसे पहुंचना है, अगर ज़िले में मार्केटिंग करनी है तो उसमें अलग सिद्धांत यूज़ होता है खपतकार तक पहुंचने का। अगर उसको सूबे में लेके जाना है, प्रांत में लेके जाना है या देश लेवल पे लेके जाना है तो उसमें अलग सिद्धांत जो इम्प्लीमेंट होता है। तो इन सिद्धांतों को सीखना पड़ेगा और साथ ही साथ मार्केट भी आप मुहैया कराओ। ऑन फार्म मार्केट का कंसेप्ट है, मोबाइल वैन मार्केट का कंसेप्ट है, ई मार्केटिंग का कंसेप्ट है। भारतीय कृषि में आधुनिकीकरण के चलते नित्य नए यंत्र, नवीन तकनीकियां, नए तरीके, नए ऐप्स आ रहे हैं जिनके माध्यम से किसानों को कई सुविधाएं एक ही मंच पर आसानी से मिल रही है। और इसी में से एक है राष्ट्रीय कृषि बाजार, जो कि ई नाम पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है, जो कि किसानों को अपनी फसल ऑनलाइन बेचने की सुविधा प्रदान करता है। इस तरह से हमको मंडीकरण के सिद्धांत सीख के तरह तरह के झुंड हैं खपतकारों के, उन झुंडों की ज़रूरतों को समझ के अपनी प्रोडक्ट को डेवलप करना पड़ेगा, मार्केट में उतारना पड़ेगा। जैसे कोई भी शर्ट का कलर दूसरे की शर्ट से मैच नहीं करता, डिज़ाइन मैच नहीं करता, ऐसे हमको भी खाने पीने वाले जो पदार्थ हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, उसको अलग अलग पैकेजिंग में, अलग अलग साइज़ ऑफ पैकेजिंग में, उसको एज इंग्रेडिएंट उस दो चीज़ों को मिला के कोई अलग प्रोडक्ट बना के खपतकार को मुहैया कराना पड़ेगा, ताकि खपतकार आकर्षित हो आपकी वस्तु की तरफ। जैसे बाकी वस्तुआं बिकती हैं मार्केट में, ऐसे ही हमको फूड प्रोडक्ट्स को भी अलग अलग तरह से पेश करना पड़ेगा। इसके लिए माहरों के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। कृषि विज्ञान केंद्र जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ सारे भारत देश में हैं, बेनती है किसान भाइयों से कि उनके साथ संपर्क साध के आप ये चीज़ें छोटी छोटी सीख के, ये ज्ञान लेके अगर आप खुद मार्केटिंग में आओगे, खपतकार की ज़रूरत को समझोगे, समझ के प्रोडक्ट बनाओगे और प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, कोई दो राय नहीं है कि आपकी मुनाफे में इजाफा तो होगा ही होगा। इसके अलावा जो सबसे बढ़िया काम होगा, आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हो। जितने काम मैंने अब तक बोले हैं, ये सारे काम का नतीजा यही है कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो। हमारे जिन किसान भाइयों ने सरसों की फसल लगा रखी है, उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था पर है, तो इस फसल से अच्छी उपज लेने के लिए जरूरी है कि बुआई के बाद किए जाने वाले कार्यों को सही तरीके से किया जाए। अगर फसल प्रबंधन ठीक से नहीं होगा तो उपज में कमी आएगी। इसलिए आप कैसे करें सरसों की फसल में किए जाने वाले कार्यों को, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर SK बिलेया। जिन किसान भाइयों ने अपने खेत में सरसों की फसल लगाई हुई है, वो तकरीबन 1 माह की अवस्था में पहुंच गई होगी। अब ये अवस्था बहुत ही उपयुक्त अवस्था है। इस अवस्था में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। जहाँ तक बात है अच्छा उत्पादन लेने की है, तो यदि खेत को नीदा रहित अगर किसान भाई रखते हैं तो आपका द्वारा उपयोग किया गया सारा पोषक तत्व और आपके द्वारा दिया गया पूरा पानी आपकी फसल को उपलब्ध होगा, जिससे कि अच्छी उपज की प्राप्ति की जा सकती है। तो किसान भाइयों, बुआई के 15-20 दिन बाद खेत में घने पौधे उखाड़कर पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर कर दें, जिससे फसल की बढ़वार अच्छी होगी। और जो किसान भाई अभी बुआई कर रहे हैं, तो वो बुआई के 2 दिन के अंदर ऑक्सीफ्लोरोफिन दवा की 700 से 800 मिलीलीटर मात्रा को लगभग 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में पीछे की ओर चलते हुए फ्लैट फैन नोजिल की सहायता से छिड़काव करें, जिससे फसल 40 से 45 दिनों तक खरपतवार मुक्त रहेगी। जहाँ पर भी यदि नीदाओं की समस्या है, चौड़ी पत्ती वाले हों चाहे सकरी पत्ती वाले हों, तो यहाँ पर संभव हो यदि लाइन से बोनी किए हों तो 2 लाइन के बीच में आप हैंड हो जो आती है उसको चला के गलते नीदाओं का नियंत्रण कर सकते हैं। या जहाँ पर छिड़काव द्वारा बोनी की गई है तो हाथ से नीदा को उखाड़कर नीदा रहित किया जा सकता है खेत में। तो जहाँ तक बात है पानी की, तो जहाँ भी किसान भाइयों की फसल 1 महीने की हो गई है और पानी की कमी महसूस किसान भाई कर रहे हैं फसल में, तो वहाँ पे पहले तो पानी की व्यवस्था की जाए।
हल्की सिंचाई लगाना है, ताकि पानी लगाने से फसल में किसी प्रकार का कोई नुकसान ना होने पाए। ठीक है। दूसरा, जहाँ पर भी पानी किसान भाई लगा लिए हैं, तो पानी के बाद जब भी स्थिति आपको चलने लायक बनती है, तो उसमें आप पोषक तत्वों के रूप में नाइट्रोजन की पूर्ति अवश्य कर दें, क्योंकि यही एक ऐसी अवस्था है जिसमें आप यदि पोषक तत्व आपने नाइट्रोजन यूरिया का एक बार छिड़काव कर दिया, तो जितनी मात्रा में आपकी शाखाएं उसमें निकलेगी और उन शाखाओं में जितना बढ़वार होगी, उतना ज़्यादा वो उत्पादन में वृद्धि पाई जाएगी। तो इसलिए ऐसे समय में किसान भाई सिंचाई के बाद नाइट्रोजन का छिड़काव अवश्य करें, यूरिया का छिड़काव अवश्य करें, ताकि पौधे की बढ़वार को अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके। अब आखिरी बात जो बनती है कि किसी भी प्रकार की कीट व्याधियों की यदि परेशानी किसान भाई अपने खेत में देख रहे हैं, तो इस समय सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, मौसम में नमी सबसे ज़्यादा रहती है, और नमी रहने के कारण जो रस चूसक कीड़े जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सरसों की फसल में लगते हैं। यह छोटे कोमल शरीर वाले हरे रंग के कीट होते हैं, जिनके झुंड पत्तियों, फूलों तथा पौधों के अन्य कोमल भागों पर चिपके रहते हैं और रस चूसकर पौधों को कमजोर कर देते हैं। इसलिए इस कीट की रोकथाम के लिए ग्रसित टहनियों को तोड़कर नष्ट कर दें और इसके नियंत्रण के लिए 10 से 15 येलो ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में लगा दें, जिससे कीट ट्रैप की ओर आकर्षित होकर उस पर चिपकने लगते हैं। इससे किसानों को पता लग जाता है कि हमारी फसल में माहू कीट का प्रकोप शुरू हो गया है। किसान भाइयों, यदि माहू कीट का प्रकोप आपकी फसल में कम देखने में आ रहा है, तो आप इसकी रोकथाम हेतु नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव कर दें और ध्यान रहे कि घोल बनाते समय उसमें सर्फ या शैम्पू अवश्य मिलाएं। ऐसी स्थिति में यदि किसान भाई डाइमेथोएट 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में मिला के यदि अपन छिड़काव करें, तो जितने भी रस चूसक कीट हैं, जैसे माहू है, जैसिड है, थ्रिप है, तो ऐसे रस चूसक कीड़ों से भी अपन फसल को बचा सकते हैं। वाइट रस्ट एक बहुत ज़बरदस्त बीमारी है जो कि सरसों की समस्या सरसों में समस्या पैदा करती है। तो ऐसी जगह यदि जहाँ पर भी वाइट रस्ट यदि किसान भाई देख रहे हैं, तो ऐसे उसमें कोई भी सिस्टमिक फंजीसाइड रीडोमिल दवा है, 2 ग्राम दवा पर लीटर पानी में अच्छी तरीके से मिला के यदि छिड़काव कर दिया जाए, तो वाइट रस्ट से सरसों की फसल को बचाया जा सकता है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है, उसे पूछा है गांव मलिकपुर, जिला जयपुर के किसान महेश कुमार ने। आप पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान पर जानकारी चाहते हैं, तो महेश कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। कृत्रिम गर्भाधान, जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है कि ये प्राकृतिक रूप से नहीं होता है। गायों को उनके हीट का जो साइकिल है, 21 दिन पे गाय हीट में आती है और उस समय हमारे जो कृत्रिम गर्भाधान कर्मी हैं वो उनको गर्भाधान कराते हैं, उनमें सीमेन रखते हैं कृत्रिम रूप से। पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान एक ऐसी कला है जिसमें सांड से वीर्य लेकर उसको विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से संचित किया जाता है। यह संचित किया हुआ वीर्य तरल नाइट्रोजन में कई वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इस संचित किए हुए वीर्य को मादा के गर्भाशय में रखने से मादा पशु का गर्भाधान किया जाता है। गर्भाधान की इस क्रिया को कृत्रिम गर्भाधान कहा जाता है। तो इसके बहुत से फायदे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोकल ब्रीड है और जो कम दूध देने वाली गायें हैं, उनका हम लोग जो है अपग्रेडेशन एक तरह से करते हैं। उनसे जो है कि अगर हम लोग नॉर्मली लोकल सांड से उनका जो है कि गर्भाधान करवाते हैं, तो लोकल ब्रीड होता है जो कि कम दूध देने वाला सांड का ब्रीड है। तो अगर हम कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं तो जो सीमेन हम लोग देते हैं वो अच्छे नस्ल के बुल का, अच्छे नस्ल के सांड का होता है। तो सबसे पहला फ़ायदा है कि हमारी जो बछिया होगी वो अपग्रेडेड होगी। दूसरा फ़ायदा है कि जो सांड होता है वो क्या होता है कि बहुत से डिफरेंट गाय से उसका संपर्क होता है और हम लोग को पता नहीं है कि इस क्रम में वो किसी बीमार गाय से, जिस गाय को
मादा प्रजनन सिस्टम का रोग है, उससे अगर उस सांड का संपर्क हो गया है तो वो एक सांड उस बीमारी को अनेक गाय में फैला सकता है। कृत्रिम गर्भाधान कर्मी जो भी सामान उपयोग करते हैं वो डिस्पोजेबल होता है, वो एक बार उपयोग करके वो नष्ट कर देते हैं, इसलिए किसी तरह के बीमारी का प्रसार रुक जाता है। गायों में जब वो हीट में आती है तो उसको उसके 16 घंटा के बाद हम लोग चाहते हैं कि गर्भाधान कराया जाए, उसको सीमेन दिलवाया जाए। अगर प्राकृतिक विधि की बात करें तो इसमें एक सांड द्वारा एक वर्ष में 60 से 70 गाय या भैंसों को गर्भित किया जा सकता है, लेकिन कृत्रिम गर्भाधान विधि द्वारा एक सांड के वीर्य से हजारों गायों या भैंसों को गर्भित किया जा सकता है। इस विधि में धन और श्रम दोनों की अच्छी बचत होती है। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।